हाय एवरीवन, मैं राशि शुक्ला और मैं आज आप सभी को फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छा है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिए। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश। दूसरा प्रकाश में आएंगे प्रकाश के गुण आएंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा प्रदीप्त उसमें। तीसरा अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। फिर प्रकाश का परावर्तन आएगा, फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम आएंगे, हमारा प्रतिबिंब आएगा और प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ये सब पढ़ेंगे। फिर दर्पण में पढ़ेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ऐसे भी कई दर्पण होंगे उसको पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण, फिर हमारा जो गोलीय दर्पण होगा उससे संबंधित कई परिभाषाएं लेंगे, हमें पढ़ना होगा, जैसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये सब रहेगा जो इससे संबंधित हमारी परिभाषाएं रहेंगी, हमें पढ़ना होगा। ठीक है, फिर प्रतिबिंब बनाने के नियम हमें पढ़ने होंगे। फिर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये पढ़ना होगा। उसके बाद फिर अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ने होंगे। फिर आवर्धन, इतना टॉपिक हमारा, इतना मतलब अवतल उत्तल दर्पण के उपयोग और आवर्धन और कुछ क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रकाश के परावर्तन का होगा। इतना आज हम ये इतनी टॉपिक आज के लेक्चर में हम खत्म करेंगे। प्रकाश से लेके आवर्धन इतना हम आज ही खत्म करेंगे। उसके बाद जो हमारी अगली होगी वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अपवर्तनांक होगा। उसके बाद लेंस होगा, लेंस में हमें पढ़ना होगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, उसके बाद अपवर्तन का नियम, उसके बाद उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद हमारा आएगा आवर्धन, फिर आएगा लेंस की क्षमता, लेंस की कितनी क्षमता होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लेंस का कहाँ उपयोग होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम प्रकाश, दीप्त वस्तुएं व प्रदीप्त वस्तुएं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का नियम, प्रतिबिंब, दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, प्रतिबिंब बनने का नियम, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, फिर अवतल उत्तल दर्पणों का उपयोग और आवर्धन। ये इतनी टॉपिक हम आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश। और प्रकाश के अपवर्तन से लेकर लेंसों का उपयोग ये हम दूसरी टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रकाश हमारा होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे दिन में अभी सूर्य भगवान ना निकले तो कितनी भी लाइट, कितना भी कुछ जला लो लेकिन उतना मतलब उजाला नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर रात में अभी मान लेते हैं रूम में अकेले हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा लाइट है वो ना जलाए और पूरी मतलब खिड़की उड़की कुछ नहीं खुला है, पूरा बंद है हर जगह से, और अगर लाइट नहीं जलाएंगे एकदम अंधेरा रहेगा। तो इसीलिए ऊर्जा से ही हमें सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, प्रकाश से हमें सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती। और प्रकाश जो हमारी वो एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं एकदम दिखाई देती हैं अच्छे से।
फिर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये हमारे बोर्ड पेपर में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की जो चाल है वो है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये होता है निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना क्योंकि ये हमारे बहुविकल्प में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ठीक है, और बोर्ड पेपर में 1 नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा 20 का 20 विकल्प सही है ना, तो उधर जो 50 नंबर लिखने वाला होता है वो हमारे लिए कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, ये इतना बहुत ध्यान से चेक किया जाता है 20 विकल्प। ठीक है, ये प्रकाश हो गया। अब है प्रकाश, आपको समझ में आ गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है तथा जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अब है हमारा प्रकाश की क्या क्या गुण है, प्रकाश के गुण। ठीक है, अब प्रकाश के गुण क्या क्या हैं? तो प्रकाश जो है, प्रकाश सबसे पहला गुण वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के कारण हम वस्तुएं देख पाते हैं परंतु यह स्वयं दिखाई नहीं देती। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देती है लेकिन इसके कारण वस्तुएं देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब प्रकाश चलेगा तो उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगी। ठीक है, अब हमारा जो अगला है वो है दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। पहले हम पढ़ेंगे दीप्त। तो हमारा दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहेंगे। मतलब कि जो हमारा प्रकाश है वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं ही करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा हो गया सूर्य, हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया। ठीक है, और भी कई हैं। तो लेकिन हमारा जो इसमें से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है सूर्य। सूर्य किसी से प्रकाश लेता नहीं है। ठीक है, वो अपना उत्सर्जन स्वयं करता है। मतलब वो अपने प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है सूर्य। बल्कि चंद्रमा जो है वो अदीप्त होगी क्योंकि चंद्रमा क्या है वो सूर्य से प्रकाश लेती है तब वो रात में चमकती है। हाँ, हमारा ये दीप्त वस्तु हो गई कि ये वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। ठीक है, ये होंगे हमारे दीप्त। और हमारा जो अदीप्त होगा जो हमारा अदीप्त वस्तु होगा वो वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा हो गया,
चंद्रमा और लकड़ी दीवार, इसमें से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा दिन में सूर्य से प्रकाश ले लेता है, तब वो रात में चमकता है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो सूर्य से प्रकाश लेता है। ठीक है, अब हमारी अगली टॉपिक होगी अभिसारी किरण पुंज। क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, जब हमारी जो प्रकाश की किरण होगी वो एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसका जो फिगर है वो ये है। जैसे मान लेते हैं इधर से प्रकाश की जैसे मान लेते हैं कि हमारा इधर से किरण आ रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से भी, और ये एक बिंदु पर किसी मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, मान लो इधर से भी आ रहा है, इधर से, इधर से, इधर से, हर जगह से हमारा आ रहा है, लेकिन सब आके ऐसे, जैसे इधर से सब आ रहे हैं ढेर सारे और इधर आके ऐसे मिल जा रहे हैं। ये समझो ये एक बिंदु है और ये ढेर सारी किरण आ रही है, प्रकाश की किरण। ठीक है, वही है, इसे ही अभिसारी कहेंगे। और जो हमारा अभिसारी किरण पुंज होगा वो क्या होता है? हमारा जो क्या यार, जो हमारा था अभिसारी किरण पुंज, ठीक, तो हमारा जो अभिसारी किरण पुंज है वो ये है। मतलब एक ऐसे ढेर सारी प्रकाश की किरणें आएंगी, ढेर सारी प्रकाश की किरण आएंगी और वो एक बिंदु पे आके मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, उसे कहेंगे अभिसारी। और जो हमारा अपसारी होगा वो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं एक बार। भाई हमारे मार्कर में तो इंक नहीं है, लेकिन ये मुझसे तो खुद ही नहीं रहा। हाँ, तो खुल गया। ठीक है, इसमें पहले इंक डाल लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक शुरू करते हैं। अब फिर से एक बार हम अभिसारी समझ लेते हैं, क्योंकि फिगर सही से नहीं बना था इसलिए समझ में नहीं आया होगा। मान लेते हैं कि हमारा जो प्रकाश का किरण है वो इधर, अभी भी क्यों नहीं चल रहा है यार? अब चलेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो ये प्रकाश का किरण है इधर से आ रहा है, इधर से भी 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 आ रहा है, इधर, मतलब कह रहे हैं कि सारी जगह से प्रकाश का किरण आ रहा है, लेकिन ये सब एक ही बिंदु। अगर सब जगह से तो आ रहा है लेकिन ये मिल किस रहा है? मिल एक बिंदु पे रहा है। ठीक है, सारी जगह से आ रहे हैं। मतलब मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हमारा जो घर है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा घर है और हम गए घूमने, तो हम जाएंगे मथुरा, वृंदावन, लखनऊ, दिल्ली, कहीं भी जाएंगे घूमने। जब घूम के आना होगा तो वापस अपने घर ही आएंगे।
तो जो हमारा घर होगा वो हमारा एक बिंदु होगा, और जहाँ हम घूमेंगे वो सब समझ लेते हैं प्रकाश की किरणें होंगी। तो जब हम वहाँ सबसे घूम के आएंगे तो हम अपने घर ही आएंगे, ठीक है। तो वैसे इसमें कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें चाहे जिधर से आए, चाहे इधर से इधर से इधर से कहीं से भी आए, लेकिन जब वो एक बिंदु पर मिलेंगी तो उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहा गया है। और जो हमारा अपसारी होता है वो क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। तो हमारा जो अपसारी है वो क्या होता है? अपसारी किरण पुंज वे प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से होकर फैलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब इसमें था जो एक बिंदु पे आकर मिलती हैं। हमारे अभिसारी में क्या था? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी कहते हैं। और अपसारी में है कि वे प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से होकर फैलती हैं उन्हें अपसारी किरण पुंज कहा गया। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक। उसके बाद यहाँ से प्रकाश की किरण फैल रही है, मतलब मेन यहाँ से ही फैलेंगी, ठीक। यहाँ से ढेर सारी प्रकाश की किरणें जितना मन करे उतना फैले, अगर किसी बिंदु से फैल रही है तो वो होगा हमारा अपसारी, ठीक है। ये है हमारे अपसारी का फिगर। ये कोई बिंदु है, ठीक, ये कोई बिंदु है और इसी बिंदु से हमारी ढेर सारी प्रकाश की किरणें फैलेंगी, इसे ही कहेंगे अपसारी किरण पुंज, ठीक है। जब एक बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें फैलती हैं उन्हें अपसारी किरण पुंज कहेंगे, और जो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके मिलती हैं उन्हें कहेंगे अभिसारी, ठीक है। अपसारी और अभिसारी समझ में आया? अब हमारा होगा समांतर किरण पुंज। अब होगा हमारा समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर, ठीक है, समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो हमारा समांतर किरण पुंज क्या होता है? वे प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समांतर चले समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। जो एक दूसरे के समांतर चलेंगी उन्हें समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। मान लेते हैं समांतर चलने का मतलब, मान लेते एक सूर्य के प्रकाश इधर से आ रहा है सीधी रेखा में, और एक इधर से आ रहा है, फिर एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ये सब एक दूसरे के समांतर चल रही है, ठीक है। तो इसे ही कहेंगे समांतर किरण पुंज। वे प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समांतर चले उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? फाइनली हम अपने प्रकाश के परावर्तन पे आ गए। प्रकाश का परावर्तन, हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब कोई चमकदार सतह, ठीक है, जब कोई चमकदार सतह नहीं, एक सेकंड, जब कोई प्रकाश की किरण आएगी और वो किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाएगी तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब मान लेते हैं ये एक हमारा चमकदार सतह है, ठीक है। चमकदार सतह का मतलब मान लेते हैं ये शीशा है, तो शीशे के एक साइड हमारा पॉलिश किया रहता है ना, तभी तो हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा चेहरा बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे हम रहते हैं वैसे ही तो दिखता है, क्योंकि शीशे के पीछे पॉलिश किया रहता है, इसलिए
हमारा चेहरा हमें दिखाई देता है अच्छे से। अब क्या कह रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है, मान लेते हैं ये हमारी प्रकाश की किरण है और ये चमकदार सतह से टकरा रही है, टकरा कर वापस लौट जाती है, टकरा कर वापस लौट गई, मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे टकराई लेकिन टकरा के फिर उधर चली गई, टकरा कर वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इधर जो बीच में हमारा ये लाइन होगा, एक हम बीच में ऐसे लाइन करेंगे, इसको कहेंगे अभिलंब। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा अभिलंब। और यहाँ पे हमारा कोण आई या कोण आर। ठीक, और ये हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा, अभी मैंने बताया अभिलंब। ठीक है, ये हमारा अभिलंब होगा और ये होगा परावर्तित कोण और ये होगा अपवर्तित कोण, ये होगा हमारा परावर्तित कोण। ठीक, परावर्तित कोण और ये होगा अपवर्तित कोण। ठीक, एक बात ध्यान में रखना, ये जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है या प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं या प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब बनने के नियम हैं, वो सब या दर्पणों द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सब हमारे बोर्ड पेपर के लिए बहुत, मतलब ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे ज़रूर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ज़रूर कि ज़रूर पूछे जाएंगे क्वेश्चंस आपसे। ठीक है, और ये जो हमारा होगा यहाँ एक, जब ये सारी किरणें जब मिलेंगी तो यहाँ एक बिंदु पर मिलेंगी और इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। दिख रहा है ना, ठीक, ये होगा आपतन बिंदु। उसके बाद जो ये होगा इसको कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको पेपर में दे रहा है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो अगर आपको चित्र आ रहा है तो आप डेफिनेशन अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, तो देखो फिर से समझाते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं ये हमारी एक प्रकाश की किरण है। ठीक, ये इधर वाली, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो टकरा कर वापस लौट जाती है तथा इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, एक प्रकाश की किरण आई और ये चमकदार सतह मतलब आईना, इससे टकरा के वापस लौट गई, तो इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, वापस लौट गई तो इसी, यही जो हमारा घटना हुआ इसी को ही हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। और जब हमारा इतना बनेगा तो हमें बीच में एक अविलंब खींचना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोण आई और इधर कोण आर होगा। उसके बाद आपको पता है ये हमारा अपवर्तित कोण है और ये हमारा परावर्तित कोण है। ठीक है, और ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा जो जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु, और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब हमारा जो परावर्तन का नियम है वो भी इस फिगर से समझा जा सकता है। ये फिगर ऐसे रहने देते हैं और प्रकाश के परावर्तन का नियम लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो प्रकाश का परावर्तन वो होगा, ठीक है, वो कह रहा है कि आपतित या अपवर्तित। ठीक है, आपतित या अपवर्तित। ठीक है, तो कह रहा है आपतित किरण, ये आपतित किरण तथा अपवर्तित तथा परावर्तित किरण, ये जो हमारा ये लाइन है वो होगा आपतित किरण
और ये होगा अपवर्तित किरण। ठीक है। हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखो तो ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हमारा हो गया परावर्तित किरण, ये हमारा अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर तो स्थित है। तो हमारा पहला नियम ये हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण, मतलब अपवर्तित कोण I तथा परावर्तित कोण R सदैव बराबर होते हैं। जो हमारा ये I है इसको कहेंगे आपतित किरण या अपवर्तित किरण I तथा परावर्तित किरण R सदैव बराबर होते हैं। अपवर्तित किरण I और परावर्तित किरण R सदैव बराबर होंगे। ये था हमारा परावर्तन का नियम जो हम इसी से समझ गए। ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन क्या था, एक बार फिर से दोहराते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है और टकरा कर वापस लौट जाती है तो यह घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन का नियम क्या था, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है। आपतन कोण, अपवर्तित कोण I तथा परावर्तित कोण R सदैव बराबर होता है। ठीक, इतना हमें याद रखना है जो हमारे एक फिगर में सब हमें समझ में आ जाता है। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर परावर्तन तथा अपरावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। ठीक है। और प्रकाश की किरण किसी वस्तु बोला है तो ये वस्तु ले लेते हैं और इससे हमारी जो प्रकाश की किरण होगी वो चलकर परावर्तन से अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलेगी। ये हमारा समझो मिड पॉइंट है। ठीक है। ये वस्तु है हमारा और इस वस्तु से ये जो वस्तु है हमारा, ये वस्तु है और इस वस्तु से चलकर, ठीक है, यहाँ जाएगा जो प्रकाश की किरण है जाएगा तो, लेकिन किसी एक बिंदु पर तो मिलेगा ना। जब वो किसी बिंदु पर मिलेगा तो उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। जो हमारा प्रतिबिंब है ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। ठीक है। प्रतिबिंब और परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। अब हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो है जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर दूसरी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। देखो कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण होगी किसी वस्तु से चलकर और जो दूसरा हमारा बिंदु होगा, दूसरी बिंदु पर जो दूसरा बिंदु होगा उस पर सच में मतलब वास्तविक रूप में सही में मिलेगा तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब मतलब किसी चीज का आभास करना। ठीक, उसको कहते हैं आभासी, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का डेफिनेशन कुछ और है। तो देखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर दूसरी बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है तो यह आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वहाँ अब आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखो जब प्रकाश की किरणें किसी
जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर दूसरी बिंदु पर मिलती हैं, प्रकाश की किरण एक वस्तु से चलकर कोई दूसरा बिंदु होगा उस पे मिलेगा, और अगर उस पे आभासी रूप से मिलता है तो वही हमारा आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, अगला है हमारा दर्पण, वास्तविक, आभासी, ये सब हमने पढ़ लिया। अब है हमारा दर्पण। दर्पण भी हमारा बहुत जरूरी होता है, मतलब ये मान के चलो कि इस चैप्टर में कुछ छोड़ना नहीं है, सब आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वो देखना आपका जो स्कूल में जो 2 एग्ज़ाम होंगे, हाई स्कूल में 2 एग्ज़ाम होंगे स्कूल में, ठीक है, हर बार तो 3 होते हैं 9th 10th में, लेकिन हाई स्कूल में 2 ही होगा। 2 एग्ज़ाम होंगे, उसमें भी आपके प्रकाश के चैप्टर का ज़रूर क्वेश्चन आएगा, और किसी का भले छूट जाए लेकिन प्रकाश का नहीं छूट सकता, उसका आएगा जरूर। दोनों चैप्टर में आएंगे आपके प्रकाश के क्वेश्चन, मतलब सॉरी दोनों पेपर में आएंगे। जो स्कूल में होगा, प्री बोर्ड में होगा, उसमें भी आपके प्रकाश के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका जो बोर्ड होगा उसमें भी आएंगे, 95% बोल रही हूँ कि आएगा उसमें भी। ठीक है, 5% इधर उधर से अपवाद हो गया तो बात अलग है, नहीं तो प्रकाश इतना ज़रूरी चैप्टर है हमारे फिजिक्स का, इसीलिए इसको पहला चैप्टर दिया गया है। और पहला चैप्टर ना मन से पढ़ो, एकदम मन से अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है ये बहुत ज़रूरी है। अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो क्या है, दर्पण। अब हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण हमारा होता क्या है। हाँ, तो दर्पण क्या होता है, वह पालिशदार अथवा चमकदार सतह जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर निश्चित दिशा में चली जाती है, दर्पण कहलाती है। वह पालिशदार अथवा चमकदार सतह, मतलब एक शीशा ले लेते हैं, उसके पीछे पॉलिश की रहेगी और वो चमकदार भी होगा, उस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है और वह पड़ने के बाद एक निश्चित दिशा में चली जाती है। ठीक है, पड़ेगी परावर्तित होकर पड़ेगी, उसके बाद एक निश्चित दिशा में चली जाएगी, उसको ही कहेंगे दर्पण। दर्पण हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण। तुम लोगों को जितना मैं पढ़ाने में वो कर रही हूँ मेहनत ना, काश अपने पढ़ाई में की, पर अपने में नहीं की थी, हाई स्कूल में इतना मेहनत नहीं की थी, और अब लग रहा है सब आसान तो है सब, पर पहले नहीं लग रहा था। तो क्या है समतल दर्पण। समतल दर्पण का जो डिफिनीशन है वो क्या है, किसी पारदर्शी समतल प्लेट के एक ओर कलई करके बनाया गया दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। पारदर्शी मतलब जिससे आर पार दिखाई दे। अगर कोई शीशा है, ठीक है, कोई आईना लेते हैं, उसमें अगर हम कोई लेप नहीं लगाते हैं, ना उसको पॉलिश करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो शीशा रख देंगे तो उसमें हम आर पार दिखाई देंगे। ठीक है, आर पार दिखाई देंगे। तो वही कह रहा है कि किसी पारदर्शी समतल मतलब क्या होता है, जिससे हम आर पार दिखाई दे उसे पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, पारदर्शी समतल प्लेट के एक ओर जैसे मान लेते हैं ये हमारा शीशा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ऐसे खड़े में है। ठीक है, ये इधर पीछे साइड इसकी कलई कर देंगे, तो इधर साइड जो होगा, इधर साइड से जब हम अपना चेहरा देखेंगे तो हमारा एकदम साफ अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कलई नहीं होती है तो भैया हम तो आर पार दिखेंगे। क्या आर पार दिखेंगे, मतलब दोनों साइड अगर कलई नहीं हुई किसी भी साइड तो हम आर पार दिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, हाँ, इसमें कुछ नोट मतलब टॉपिक है जो बहुत पॉइंट है जो बहुत जरूरी है। पहला, इस दर्पण की फोकस दूरी जो क्या होती है, समतल दर्पण की हमारी जो फोकस दूरी होगी वो इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी। उसके बाद
दर्पण बनाने के लिए किसी पारदर्शी कांच के एक और चांदी अथवा पारे का लेप लगाया कलई किया जाता है। चांदी अथवा पारे की कलई की जाती है तथा इसके बाद लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है। ठीक है, पहले हमारा जो शीशा होगा वो ऐसे होगा जिससे हम आर पार दिखेंगे, फिर हम चांदी या पारे का लेप कलई करेंगे। ठीक है, चांदी और पारे का कलई करेंगे, उसके बाद कलई करने के बाद हम लाल ऑक्साइड का लेप लगाएंगे। ठीक है, ये था हमारा समतल दर्पण जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या था इसका डिफिनीशन कि किसी पारदर्शी समतल प्लेट के एक और कलई करके बनाया गया दर्पण। ठीक है, एक और कलई करके बनाया गया दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। उसके बाद दर्पण बनाने के लिए किसी पारदर्शी कांच के एक और चांदी या पारे की कलई करके तथा दूसरी तरफ लाल ऑक्साइड का लेप लगाते हैं, तब हमारा जाके शीशा तैयार होगा। ठीक है, अब है हमारा अगला गोलीय दर्पण, है ना। क्या है गोलीय दर्पण? क्या होता है गोलीय दर्पण? ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, सब जरूरी है। अभी गोलीय दर्पण से संबंधित इतनी परिभाषाएं आ जाएंगी और बाई चांस आपने गोलीय दर्पण को ध्यान नहीं दिया, बोला हटो ये तो ज़्यादा नहीं आता है पेपर में, और आपने गोलीय दर्पण को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो जो इससे संबंधित परिभाषाएं रहेंगी वो आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि मेन तो उसमें गोलीय दर्पण ही है ना, गोलीय दर्पण से संबंधित रहेंगी परिभाषाएं। तो अब क्या है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण हमारा क्या होता है? वह दर्पण जो किसी खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है गोलीय दर्पण कहलाता है। जब किसी खोखले गोले को काट के बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, हमारा जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होगा अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो पहले हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण हमारा क्या होता है? वह दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलई होती है अवतल दर्पण कहलाता है। और जो हमारा अभी हमने पढ़ा अभिसारी अपसारी किरणपुंज, तो हमारा जो अवतल दर्पण होता है उसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आप लोगों के बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन में आ जाएगा अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण की समांतर। तो आप लोग क्या लगाएंगे? अभिसारी। ठीक है, अवतल में अवतल को कहेंगे अभिसारी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया कि जिसके उठे हुए भाग पर कलई होती है अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो चित्र है वो ऐसे है। ठीक, इसका जो चित्र है वो ऐसे है। हाँ, तो इसका ये जो इधर होगा ये धंसा हुआ भाग होगा और ये जो इधर रहेगा वो उठा हुआ भाग होगा। तो उठे हुए भाग पर कलई मान लेते हैं, ये हमारा कलई किया हुआ है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के उठे हुए भाग पर कलई की होती है, मतलब देखो वह दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अभी और इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब है हमारा उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक, अब उत्तल दर्पण सेम इसके अपोजिट होता है। वह दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई होती है। ठीक, वह दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई होती है उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। अवतल में क्या था कि जिसके उठे हुए भाग पर कलई हो, और उत्तल में है जिसके धंसे हुए भाग पर कलई हो।
उसे उत्तल दर्पण कहेंगे और इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा इतना खत्म। क्या खत्म हुआ? हमने प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े, उसके बाद हम पढ़े दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, उसके बाद हम आगे किस पे आ गए? फिर हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा, उसके बाद प्रतिबिंब पढ़े, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, फिर दर्पण पढ़े, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण भी हमारा दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल, ये भी पढ़े। अब हमारा जो बहुत जरूरी टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक, क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। आपको एक फिगर याद रखना होगा, फिर 3-4 डेफिनेशन तो ऐसे याद हो जाएंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो देखो, मान लेते हैं इतना बड़ा सामने बना दिया और इसके पीछे हम कलर कर देंगे, दिख रहा है ना? और यहाँ पे हम ठीक, यहाँ पे हमने लाइन खींच दी, तो ये जो हमारा होगा ये हमारा P होगा। ठीक है, ये हमारा P होगा और यहाँ पे हमारा C होगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा F। हाँ, इतना हम जानेंगे। ठीक है, इतना होगा हमारा। ये होगा हमारा, तो ये हमारा जो C है उसको कहेंगे ये हमारा होगा वक्रता केंद्र। ये होगा हमारा फोकस और ये होगा हमारा मुख्य अक्ष। अभी हमारा ख्याल C को वक्रता केंद्र, F को फोकस और P को मुख्य अक्ष, और एक होता है पोल, उसको कहेंगे ध्रुव, और इसको भी हम लोग P से ही दर्शाते हैं। ठीक, ये भी हमें पूछा जाएगा। फिर वक्रता त्रिज्या R से रेडियस, इसको ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक, और हमारी फोकस दूरी भी पूछी जाएगी, जिसे भी F से दर्शाते हैं। अब हम एक एक का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हमारा होता है वक्रता केंद्र, फोकस, मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, इतने के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो वक्रता केंद्र हमारा पहले देखेंगे क्या होगा। एक मिनट,
दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो हमारा पूरा गोला था इसको हमने काटा, ठीक, ये हमारा पूरा ऐसे गोला था, ठीक, और इस गोले को हमने इतना हटा दिया, ठीक, तो हमारा इतना ही तो बचा और हमने इसको कह दिया, इसको पॉलिश कर दिया, चित्र बना दिया। तो जो हमारा सी है वो यहीं कहीं तो था, यहीं कहीं तो है, तो वही कहा गया कि दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है तो जो उसका केंद्र होगा, उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा उसको क्या कहेंगे, उसको वक्रता केंद्र कहेंगे और इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। अब है हमारा, अब हम जानेंगे कि हमारा ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे, ठीक है। परावर्तक तल को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक, परावर्तक ये हमारा होगा ध्रुव, यही कहीं हमारा ध्रुव बनेगा, ठीक, ठीक है। इसको भी पी से दर्शाते हैं पोल। तो डिफिनीशन याद रखना कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा रेडियस वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की जो हमारी दूरी होगी उसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से दर्पण तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी उसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक। फिर मुख्य अक्ष हमारा क्या होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको कहेंगे मुख्य अक्ष, ठीक। मुख्य फोकस क्या होती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक। अब है हमारा, ठीक, अब है हमारा फोकस दूरी। फोकस को तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, सॉरी इसे हम कहेंगे ध्रुव, हमने गलत लिखे हैं, यहाँ पे हम मुख्य अक्ष लिखे हैं पर ये हमारा होगा ध्रुव, ठीक, और यहाँ कहीं हमारा होगा मुख्य अक्ष। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। और जो हमारा ध्रुव होगा दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। दर्पण है हमारा, उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। वो क्या बोलते हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। उसके बाद क्या है, वक्रता केंद्र। ऐसे इससे समझते हैं दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को यही कहीं हमारा रेडियस मतलब वो वक्रता त्रिज्या बनेगा, ठीक है। बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ गए। अब हमारा मुख्य अक्ष जो होता है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब हमारा अच्छा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया ना। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, हमारा जो प्रतिबिंब बनने का जो नियम होगा वो हमारा पहला नियम होगा। पहला नियम हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसका जो हम एक दर्पण बना दिए, ठीक, हाँ,
दिख रहा है, ठीक। अब बीचों बीच में एक लाइन करेंगे और इसको कहेंगे हमारा, ठीक, ये होगा। उसके बाद हमारा F हो गया यहाँ पे हमारा C हो गया। अभी हमने बताया ये सब क्या क्या है, तो आप लोग को अपने मन से खुद से समझना होगा कि ये क्या क्या है, दिमाग दौड़ाओगे तब क्या आएगा, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद कहा गया है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में मिलती हैं। तो आती मतलब मुख्य फोकस में मिलती है तो आती हुई प्रतीत होती है। तो हमारा समांतर, ठीक है, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये है हमारा पहला जो हमारा नियम है उसका फिगर, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा नियम है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो फिर ऐसे बनाएंगे, ठीक, ये हम पॉलिश कर रहे हैं भैया, ठीक, ये हो गया। यहाँ हमारा P, ये हमारा F और ये हमारा C, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखो हम लाएंगे फोकस से, ठीक है, फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक, यही तो है। अब देखो पहला नियम हमारा क्या था, यह है हमारा दूसरा नियम। पहला नियम हमारा था कि देखो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो मतलब जब समांतर रहेगा तो फोकस पे मिलेगा, फोकस पे रहेगा तो समांतर मिलेगा, मतलब समांतर होगा तो फोकस से मिलेगा और फोकस से होगा तो समांतर मिलेगा। पहला फिगर हमारा ये था, ठीक, ये था हमारा पहला। आप थोड़ा इस पे जोर देना, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं। तो हमारा जो समांतर प्रकाश की किरण होंगी वो ये होंगी, और कह रहा है कि समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आकर मिलती हैं। मुख्य फोकस आ रही हो गया। तो देखो एकदम इसी का उल्टा कर दिया गया है यहाँ पे। देखो जब समांतर आएंगी तो फोकस पर मिलेंगी, फोकस से आएंगी तो समांतर मिलेंगी। समांतर आई, फोकस पर मिली, और फोकस से होकर आई तो यहाँ पे समांतर मिला। अब समझ में आया अच्छे से, ठीक है। ये हमारा पहला नियम था और ये हमारा दूसरा नियम। अब हम अपना तीसरा नियम देखेंगे, ठीक है। तीनों साथ में ही रहने देते हैं। जो हमारा तीसरा नियम है वो कह रहा है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के नहीं, दूसरा है, तीसरा जो है हमारा वो कह रहा है, ये तो हम दूसरा बता रहे थे। तीसरा है वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं।
क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ठीक है, पहले सारे में ऐसे बनाएंगे, ऐसे पॉलिश करेंगे, ठीक। उसके बाद ऐसे अच्छी सी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे फोल्ड होगा, फिर यहाँ पे फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगे। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली पहली प्रकाश की किरण, ठीक है, पहली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगे, ठीक। यही इतना हमारा तीसरा। तो हमारा पहला और दूसरा नियम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तीसरा भी ज़रूरी है, तभी दिया गया है। तो ये नियम याद रहेगा, ये तीनों नियम अगर आपको याद रहेंगे तभी आप जो इसका प्रतिबिंब जो बनने का नियम है, ठीक है, अवतल उत्तल दर्पणों के द्वारा, तभी आप लोग समझ पाएंगे, कर पाएंगे तभी, ठीक है। पहले हमें ये तीनों समझना होगा। तो बताइए, ये तीनों समझ में आ गया? ठीक है, अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया हो तब भी अच्छी बात है, मुझे बता देना, मैं अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है, दोबारा से। ठीक, अब है हमारा क्या क्या है हमारा, अब है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। देखो ये सब समझ लेना अच्छे से, बहुत फायदा होगा, नहीं जब पेपर आने वाला होगा, बच्चे का 10 दिन 15 दिन फिजिक्स में क्या पढ़ूँ, केमिस्ट्री में क्या पढ़ूँ, बायोलॉजी में क्या पढ़ूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा सब है, यही सब दिमाग में आएगा, और पढ़ना चाहोगे फिर भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि दिमाग में इतना टेंशन, इतना प्रेशर रहेगा ना कि कहीं मेरे कम नंबर ना कम आ जाएं, और ऐसा वैसा बहुत सारे सवाल उठेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारा देखो क्या होगा, अब हम पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, सीखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी हमारा जो 10th का सिलेबस है, 9th और 10th, इतनी मोटी सी बुक होगी, उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब होंगे, ठीक है। 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 4 चैप्टर फिजिक्स के। बायोलॉजी तो लगभग सभी को आती होगी, पर मुझे नहीं आती थी बायोलॉजी, ठीक है। ये ठीक, तो इतना ही है हमारा, 4 इसमें और 4 उसमें। इतने पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है, इतना पढ़ने में हम लोगों को, और पूरे साल इस 8 मतलब एक सब्जेक्ट होता है, पूरे साल जो एक सब्जेक्ट हमारा जो फिजिक्स होगा वो 4 चैप्टर हमको पूरे साल पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के भी 4 चैप्टर हमको पूरे साल पढ़ना है, फिर भी हम नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब 11 में जाते हैं तो हमारा इतना मोटा मोटा एक बुक होता है, केमिस्ट्री का 2 पार्ट होगा, फिजिक्स का 2 पार्ट होगा, बायोलॉजी का 2 पार्ट होगा, इतनी मोटी मोटी एक किताब होंगी, तब कैसे उतना ही साल में, एक ही साल मिलेगा, 12th में 1 साल मिलेगा, 11th में 1 साल, तो हमें 12th का जो सिलेबस होगा उसके लिए 1 ही साल मिलेगा, तब कैसे लोग पढ़ते हैं। पहले मैं भी नहीं पढ़ती थी, ये बात नहीं है कि, लेकिन जब अब 11th में आई तो लग रहा है कि जो 10th का हमारा सिलेबस था वो हमें और अच्छे से पढ़ना था, तो 10th में खूब मस्ती किया हमने भी, और खूब सारी की, खूब मस्ती वस्ती की, ठीक है, पढ़ाई लास्ट में की। लेकिन अब पछतावा होता है कि थोड़ा पढ़ लेती ना तो मैं भी शायद 95 फिर या फिर 90 ऐसे क्रॉस जाती, ठीक है। पर अब है हमारा क्या, थोड़ा और पढ़ लेती। अब है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसीलिए बता रही हूँ कि अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 11th में आपके कोर्स और लेंदी आने वाले हैं, तब उसको कैसे कवर करेंगे जो लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं,
उसको कवर करना ना, उसको एक एक पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन में अगर एक चैप्टर पढ़ोगे, एक पन्ना अगर एक दिन में पढ़ोगे केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी या फिर जो मैथ लिए होंगे वो, और हिंदी इंग्लिश ये सब पढ़ेंगे ना तो ख़त्म नहीं होता है। पूरे साल पढ़ते चले जाओ लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे पन्ने। ठीक, इतने पेज होते हैं उसमें, इतनी मोटी मोटी एक किताब होती है, पढ़ना होता है। इसीलिए अभी हमारे लिए जो हाई स्कूल है वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान, आसान क्या बहुत ज़्यादा आसान है। उसको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें जो हमारा पहला होगा वो होगा जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, तो हमारा जो वस्तु होगा अनंत पर होगा। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो क्या होगा। तो देख लेते हैं। सबसे सिंपल हमें सबसे पहले ये बनाना होगा। अवतल दर्पण मतलब ऐसे, जिसके उठे हुए भाग पर कलई हो। तो हमें ऐसे अवतल देखना होगा। अवतल दर्पण है तो जिसके उठे हुए भाग पर कलई होगी वही होगा। ठीक है, तो ये देखो हमने उठे हुए भाग पर कलई कर दी। और अभी हमने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी हैं या प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े हैं। सब में ऐसे बना है, उसके बाद फिर ऐसे किया गया है। इतना कंपलसरी है आपके, इतनी लाइन खींचनी होगी। और ये आपका कंपलसरी है, ये आपका कंपलसरी है, और ये इतना आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना जो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सब में ऐसे ही बनेगा, इतना बनेगा। उसके बाद जो होगा वो होगा। अब क्या कह रहा है, जब हमारा वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो अनंत हम कहीं भी मान लेते हैं, अनंत मतलब बहुत दूरी। ठीक, तो बता जब वस्तु हमारा अनंत पर होगा तो हम अपना वस्तु, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे अपना रखते हैं। ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइट, ये मान लेते हैं एक वस्तु है, ये ए है और ये बी है, और यहीं पे हमारे यहीं पे हम अपना वस्तु रख रहे हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत पे रख रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारा जो पहला नियम कहता था कि समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ठीक, इतना आया कि समांतर होगी तो फोकस से होकर जाएगी, और जब इधर भी समांतर होगा तो क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी। मतलब ये जो लाइन होगी ये हमारी ऐसे सीधी होगी। ठीक, अब समझ में आया। ये हमारा फोकस होगा। हाँ, ठीक, देखो जब समांतर आई तो फोकस से होकर गई, और फोकस से होकर आई तो समांतर गई। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके भी ला सकते हैं, और ऐसे करके भी ला सकते हैं। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला नियम क्या है कि समांतर किरण पुंज फोकस से होकर आती है, और कहा गया है कि फोकस से, और फोकस जो है वो फोकस समांतर किरण पुंज। तो हमारा पहला और दूसरा नियम यहाँ पे लगा है। ठीक है, अब हमारा ये जो बिंदु है ये किस पे काट रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये यहाँ पे हम F लिख देते हैं। ठीक, ये हमारा, ये जो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा प्रतिबिंब आई इमेज बन गया। इमेज अगर हम आई लिखेंगे तो इसका मतलब होगा इमेज प्रतिबिंब, और अगर कहीं हम
ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो इसका मतलब होगा वस्तु। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक, इतना हो जाएगा। अब क्या बोला था कि जब वस्तु अनंत, अनंत हमारा ये हो गया। अनंत मतलब हम वस्तु को कहीं भी रखते हैं, अनंत मतलब बहुत दूरी। ठीक, उसके बाद फिर हमारा जो कह रहा है कि पहला नियम और दूसरा नियम हमने लगाया, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रकृति होगा और आकार होगा, स्थिति होगा, वो कैसा होगा इसका। अगर देखो हम एग्जाम में ये तीनों बातें नहीं लिखे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। प्रकृति, स्थिति, आकार। ठीक, ठीक है। अगर जैसे कोई आता है, मान लो कोई मेहमान है, वो हमारे घर आया, हाँ बहुत दूर से आया, तो हम उससे पूछते हैं कैसे हो। ठीक है, पहली बात पूछेंगे मेहमान से, मान लेते हैं ये हमारे मेहमान हैं, बड़ी दूर से चल के आए हैं, तो हम इनसे पहली बात पूछेंगे कैसे हो। आराम से आप आ गए, मतलब आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई, अच्छे से आ गए। उसके बाद बोले कि, उसके बाद पूछेंगे कि और घर में सब ठीक हैं। ठीक, ये तीन बातें हम पूछेंगे अपने आए हुए मेहमान से। ठीक है, और नहीं पूछते तो अच्छा नहीं लगता, तो पूछना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके बाद तो हमारा जो ये होगा क्या, ये अनंत पे जो हमारा वस्तु बनेगा, या अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल लेंस, उत्तल लेंस में कहीं भी बनेगा। अगर हम ये तीन बातें उससे नहीं पूछा, अगर हम तीनों बातों का आंसर नहीं दिए तो हमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। कितना भी सुंदर हम लिख देंगे या कितना भी सही चित्र बना देंगे, पर नहीं मिलेगा। चित्र पे हमें नंबर मिलेगा और ये तीन बातें लिखेंगे, इस पे हमें नंबर मिलेगा। तो हमारी जो पहली बातें हैं वो क्या है कि हमारा जो प्रकृति है वो कैसा है। ठीक है, तो हमारा जो प्रकृति है वो वास्तविक है। ठीक है, प्रकृति हमारा वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक बन रहा है, कहीं आपको यहाँ आभासी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आभासी मतलब ऐसे कोई प्रतिबिंब आ रहा है और हमारी इसकी क्रॉस, जो ये हमारा दर्पण है, इसकी जब इधर कोई प्रतिबिंब बनेगा और ऐसे बनेगा तो उसको कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो आपको कहीं दिख रहा है कि हमारे इस दर्पण के बाहर कोई कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो मतलब हमारा इधर जो बनेगा वो होगा वास्तविक। वास्तविक तो है पर उल्टा बना है हमारा प्रतिबिंब। और हमारी स्थिति कैसी है, आकार कैसा है, तो हमारी जो स्थिति होगी वो वस्तु के, मतलब जो हमारी स्थिति है वो है फोकस पर। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर, तो हम लिखेंगे फोकस। अनंत पे रहेगा तो फोकस पर बनेगा स्थिति, और अगर फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, और इसका आकार क्या है, आकार है वस्तु के आकार का। जो हमारा प्रतिबिंब है वो है वस्तु के आकार का। ठीक, ये था हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पहला। और अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो 6 बनेगा और उत्तल में 2 बनेगा। ठीक, तो हमने 1 पढ़ लिया, अभी हमें अवतल में 5 और उत्तल में 2 पढ़ना होगा। ठीक है, ये इतना बात याद रखना और ये सब बहुत जरूरी है। अब है हमारा दूसरा क्या है कि चित्र, मैंने कहीं इधर उधर लाइन इधर उधर नहीं की है, तो लाइन इधर उधर नहीं करना, अच्छे से बनाना। इधर बोर्ड पे उतने अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है, पेंसिल से अच्छे से बन जाएगा। अब हमारा दूसरा जो है वो कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब C व अनंत मतलब इनफाइनाइट के बीच हो। ठीक है, के बीच हो, तब हमारा वस्तु प्रतिबिंब सब कैसा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये कंपल्सरी,
ये हमारा सब में बनेगा अवतल दर्पण, ऐसे से बना दिया अवतल दर्पण। ठीक है, अब एक अच्छी सी लाइन खींचेंगे, ये हमारा पोल होगा, उसके बाद यहाँ हमारा फोकस होगा, यहाँ हमारा ठीक। और कह रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, तो अनंत हम यहाँ मान लेते हैं और अनंत वक्रता केंद्र के बीच में ये देखो एक वस्तु, इसका नाम ए, इसका नाम बी। ठीक है, अब समांतर जाएगी, फिर पहला नियम, प्रतिबिंब बनने का पहला नियम, समांतर जाएगी तो फोकस से होके आएगी। ठीक, पहला नियम लग गया यहाँ पे। ये भैया फोकस वाला जो बिंदु है उसी से गुजरेगी। ठीक है, ध्यान, फोकस से होकर जाएगी और जब फोकस से आएगी और फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। ठीक, फिर इसमें वही नियम लगा, पहला और दूसरा, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। आप प्रतिबिंब बनने का जो नियम है उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, आप ये बहुत आसानी से कर ले जाओगे, अच्छे से समझना बस। ठीक, तो समांतर आई, फोकस से गई। ठीक, समांतर आई, फोकस से गई, उसके बाद फिर फोकस से आएगी, समांतर गई। ठीक, अब हमारा जो चित्र होगा ठीक है, वो यहाँ बनेगा, ये देखो। ठीक, अब ये मान लेते हैं हमारा सर था, मतलब ये ए का सर है और ये बी का पैर है, और अब ये सर जो है वो उल्टा हो गया और पैर ऊपर हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ इसको ए भी माने हैं तो इसको मान लेंगे बी डैश, इसको मान लेंगे ए डैश। ठीक, ये हमारा सर पैर, यहाँ पे सर पैर ऊपर नीचे हो गया। ठीक, बस हमारा बन गया। आपको समझ में आया? जब हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे। ठीक, इसको मान लेते हैं M1 M2, ऐसे मतलब मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं मानने में, भाई मैथ वाले हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, M1 M2। ठीक, अब इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी भी प्रकृति वास्तविक होगी, क्योंकि कहीं आपको आभासी होते हुए दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक, और वास्तविक के साथ साथ उल्टा। ठीक, फिर इसकी जो स्थिति है वो कैसी है? तो इसकी स्थिति है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच। ठीक, C व F के बीच। और इसका आकार कैसा है? इसका आकार वस्तु से छोटा है, वस्तु हमारा इतना बड़ा है देखो, और इसका आकार वस्तु के मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है वो छोटा है। तो क्या लिखेंगे? वस्तु से छोटा। हाँ, अब ऐसे से हमारा 2 खत्म हो गया, हमारे पास 4 और बचे हैं। आपको समझ में आया? ठीक है, चित्र पे मत जाना भाई, मार्कर से बना रही हूँ। हाँ, अब अगला है हमारा, अब अगला होगा हमारा तीसरा, क्या होगा? जब वक्रता केंद्र पर हो, जब हमारा वस्तु C पर हो, C मतलब वक्रता केंद्र, जब हमारा वस्तु C पर हो। ठीक, ये है हमारा तीसरा, जब वस्तु C पर हो। सबसे पहले ये बनाएंगे, हाँ, फिर ऐसे खींचेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारा पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक, इतना बनेगा।
ठीक, इतना बनेगा। अब तीसरा कह रहा है जब वक्रता केंद्र पर ही हो, तो वक्रता केंद्र वाला जो मैं बताऊं, जब मैं बनाई थी यार वक्रता केंद्र वाला, मैं इतनी बार चित्र बनाई मिटाई, चित्र बनाई मिटाई, बन नहीं रहा था मुझसे। यहाँ पे देखते हैं एक बार में बन जाएगा। तो जब हमारा वक्रता केंद्र पर हो वस्तु, ठीक, तो यहाँ पे हम अपनी वस्तु रखेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, वस्तु। अब हमारा वही समांतर ले जाएंगे तो फोकस से आएगा, ठीक है, फिर फोकस से ले जाएंगे तो क्या बनेगा, फोकस से ले जाएंगे तो समांतर बनेगा। ठीक, ठीक है, फोकस से ले जाएंगे तो समांतर बनेगा। हाँ, ठीक, इतना समझ में आया। ये हमारा ऐसे, ठीक, ये हमारा हो गया। समांतर लाएंगे तो फोकस से आएगा, फोकस से आएंगे तो समांतर जाएगा। ठीक, ये इतनी बात समझ में आ गई सबको। फिर हमारा जो वस्तु होगा यहीं पे बनेगा भाई, ये हमारा सी ही है। ठीक, ठीक है। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ए डैश, सर नीचे पैर ऊपर हो गया इसका। अभी तक सर ऊपर पैर नीचे, और अब सर नीचे पैर ऊपर हो गया, ए डैश बी डैश। ठीक, इतना बन गया। अब इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, सॉरी ये मैंने दूसरे वाले का था। ठीक, इसमें आपको कहीं भी आभासी दिख रहा है, नहीं, नहीं दिख रहा है। ठीक, और जो हमारा ये होगा, सॉरी ये हमारा गलत हो गया है, हमने एक चीज़ गलत कर दी। ये जो हमारा ये होगा वो होगा ऐसे जाएगा। ठीक, वो ऐसे जाएगा इधर से। देखो मैंने कहा था ना मेरा कई बार गलत हुआ है, इस बारी भी हो गया। ठीक, तो देखो ऐसे जाएगा। हाँ, फिर इसकी जो हमारी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, प्रकृति देखो आपको कहीं आभासी दिख नहीं रहा है, तो हमारा प्रकृति वास्तविक ही होगा, और वास्तविक के साथ साथ उल्टा होगा। ठीक, और जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, स्थिति हमारी होगी हमारे केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही, और जो हमारा आकार होगा वो वस्तु के आकार का। देखो इतना बड़ा ये भी है, इतना बड़ा ये भी है। ठीक है, वस्तु के आकार का। ठीक है, आप लोग सही से बनाना। ठीक है, चित्र ये था हमारा तीसरा। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा। ठीक, जब वस्तु का आकार। ठीक, अब हमारा चौथा, पांचवा, छठवां। अब मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है, तो इतना आराम से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चौथा क्या है कि जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, सी व एफ के बीच। ठीक, सबसे पहले ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे, यहाँ पे पी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, मतलब इसके बीच में जो हमारी वस्तु होगी उसको खड़ा करेंगे। ठीक,
ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये हमारी वस्तु। ठीक, ये हमारी वस्तु हो गई। उसके बाद समांतर लेके जाएंगे तो फोकस से आएगा, फिर फोकस लेके जाएंगे, फोकस से लेके जाएंगे तो ठीक, किससे जाएगा, फिर ऐसे आ गया। हाँ, मतलब फिर से इसका पैर ऊपर सर नीचे हो गया। ठीक, ठीक है। ठीक, इतना हो गया, बस अब इतना ही था ये वाला चित्र। ठीक, और फिर से मैंने एक गलती कर दी जो पिछली बार की थी कि ये जो हमारा ये जो चित्र होगा ठीक, ऐसे होगा। सही से बना लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, मुझे चित्र बनाना नहीं आता, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या आर्ट हो। ठीक है, तो ये इतना आया समझ में, ये हमारा ए डैश और बी डैश है। हाँ, इतना आया अच्छे समझ में। अब क्या होगा, हमारा जो प्रकृति होगा वो फिर से वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, स्थिति हमारी कैसी होगी और आकार, तो हमारी जो स्थिति होगी वो होगी वस्तु से बड़ा, मतलब ये बनेगा बड़ा, वैसे मुझसे छोटा बन गया है पर ये बनेगा वस्तु से बड़ा। स्थिति सॉरी आकार वस्तु से बड़ा होगा और स्थिति जो है वो है सी पर ही। ठीक, सी पर ही, सी से दूर, सी से दूर। स्थिति जो है वो है सी से दूर, सी से दूर मतलब वक्रता केंद्र हमारा इधर है और उससे दूर हमारा मंत्र है, और जो है वो है वस्तु से बड़ा। ठीक, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और बहुत बड़ा कब होगा, जब वस्तु से बड़ा तब होगा जब हमारा थोड़ा दूर होगा। ठीक, और वस्तु से बहुत बड़ा तब लिखेंगे जब हमारा वस्तु अनंत पर बनेगा। अनंत पर मतलब बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक, ये हमारा था चौथा। ठीक है, चौथा ही तो। हाँ, अब है हमारा पांचवा इतना समझ में आया। अब हमारा होगा पांचवा। ठीक, ठीक, ये हमारा हो गया। अब फिर से अब कह रहा है जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जब वस्तु फोकस पर हो। एफ पर हो मतलब फोकस पर हो। ठीक, जब हमारा वस्तु फोकस पर होगा तब देखते हैं क्या होगा। हमारा ये वस्तु ये है, ये हमारा वस्तु है। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया। ठीक, वस्तु का नाम ए भी दे दिया। फोकस से होकर जाएगा। ठीक, समांतर आएगा तो फोकस से होकर जाएगा। ठीक, फिर इसको हम इधर से ले जाएंगे तो ये टकराएगा। ठीक है, टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर ये टकराएगा तो ये सी से होकर गुजरेगा और हमको दिख रहा है कि ये थोड़ा पास आ रहा है। ठीक है, तो ये जरूर ऐसे 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 कहीं बहुत दूर जाके मिलेगा। ठीक, ये मिलेगा कहीं पे जाके जरूर। तो ये जो हमारा होगा ठीक, उसके बाद
हमारा जो ये है, हाँ, अब ये कहीं मिलेगा तो मतलब वस्तु का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा, इसको लिखेंगे बहुत बड़ा, हाँ। और जो हमारी स्थिति होगी वो होगी अनंत, मतलब हमारा प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारी जो है वो होगी अगली टॉपिक, अगला मतलब जो वो बनने वाला होगा वो है जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु फोकस व की मतलब पोल लिख देते हैं, ध्रुव, क्योंकि ध्रुव के बीच हो। ठीक, तो फिर से हम ये बनाएंगे, ठीक, ऐसे 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 कलई करेंगे, एक अच्छी सी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे पी लिखेंगे, यहाँ पे एफ लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे। ठीक, और क्या कह रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच, तो मतलब हमारा जो वस्तु है वो यहाँ रखेंगे। ठीक, यहाँ पे रख रहे हैं ऐसे, ये हमारा वस्तु ए, ये हमारा वस्तु बी, और समांतर ये गया है, समांतर से जाएगा तो फोकस से आएगा। ठीक, फिर से ये यहाँ पे टकराएगा, इधर जाएगा, फिर टकरा के वक्रता केंद्र से होते आएगा। ठीक, वक्रता केंद्र से होकर आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये दूरी जा रहा है, पास नहीं मिल रहा है, दूर जा रहा है, पर इधर देखो पास जा रहा है, इधर ऐसे 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 डैश डैश कर दे रहे हैं, यहाँ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ठीक, लेकिन आभासी रूप से मिलेगा, हाँ। और जब ये यहीं कहीं मिलेगा तो ये हमारा इधर ऐसे वस्तु बनाएगा। ठीक, तो ये हमारा होगा ए डैश और ये हमारा होगा बी डैश। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, स्थिति आकार कैसे होंगे, हाँ, स्थिति और आकार कैसे होंगे। प्रकृति हमारी जो होगी वो होगी आभासी, क्योंकि इधर आभासी रूप से मिल रहा है तो इसका मतलब इसका प्रकृति आभासी होगा, और जब आभासी होगा तब सीधा होगा, आभासी व सीधा। और स्थिति कैसी होगी इसकी, फोकस पर, ठीक है, एफ पर, और जो आकार होगा वो बिंदु के आकार का। ठीक, इतना समझ में आया, बिंदु के आकार का। ठीक, इतना हो गया। अब हमारा ये जो अवतल दर्पण है ये खत्म हुआ, हाँ, अवतल दर्पण खत्म हुआ। अब है हमारा अगला उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। क्या होगा, उत्तल। अब उत्तल में हमारे कितने हैं, 2 हैं। ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अभी तक हमारा अवतल चल रहा था और अवतल में सबको अच्छे से समझ में आ गया ना। ठीक, अच्छी बात है। ठीक, अब हमारा जो उत्तल होगा वो होगा जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो उत्तल लेंस का हमारा जो फिगर था वो इधर से था और कलई जो था वो इसके अंदर था, तो इसके अंदर हम कलई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ भी ऐसे अच्छी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा P होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे C होगा। ठीक है, इतना होगा हमारा। उसके बाद फिर हम जब कोई वस्तु रखेंगे तो जहाँ पे हमारी पॉलिश हुई है वहाँ थोड़ा रखेंगे। अभी हम किसी शीशे के पास जाएंगे तो जिधर से पॉलिश हुआ है तो पीछे से जाके अपना चेहरा दिखेंगे, इधर से पॉलिश हुआ है तो इधर से कहेंगे मम्मी मेरा चेहरा, मम्मी से बोलेंगे मम्मी मेरा तो चेहरा शीशे में नहीं दिख रहा। जब पॉलिश इधर से हुई है तो जब पॉलिश इधर से हुई है तब इधर से दिखेगा ना हमारा चेहरा,
तो जिस साइड पॉलिश हुई है अगर उसी साइड से हम लोग देखेंगे तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा, इसलिए जिस साइड नहीं हुआ है पॉलिश हम उसी साइड अपना वस्त्र भी रखेंगे और उसी साइड से अपना चेहरा भी दिखेंगे, ठीक है, तब दिखेगा हमें हमारा चेहरा। तो कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत मतलब बहुत दूरी, यहाँ पे रख दे रहे हैं, वस्तु हमारा है ठीक, अनंत पे हमने वस्तु को रख दिया, हाँ, तो ये होगा हमारा बी और ये होगा हमारा ए, ठीक। अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, समांतर लेके जाएंगे, समांतर लेके जाएंगे तो फोकस पे आके मिलेगा, ठीक, फोकस पे आके मिलेगा, और फोकस से लेके जाएंगे तो समांतर मिलेगा, ठीक है, फोकस से लाएंगे तो समांतर मिलेगा, समांतर लेके जाएंगे तो फोकस पे आके मिलेगा, ठीक। उसके बाद ये देखो यहाँ पे हमारा मिल रहा है, ठीक। अब हमारी इसकी जो प्रकृति होगी ऐसे ही बनाना है, पहला और दूसरा नियम आपको याद रखना होगा, क्योंकि पहला और दूसरा नियम हर अवतल उत्तल दर्पण दोनों में काम आएगा। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी और जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, ठीक है, और जो हमारा आकार होगा वो कैसा होगा, ये तीन बात अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप कितना भी बड़ा थ्योरी लिख दें आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारी जो प्रकृति होगी वो आभासी होगी, क्योंकि देखो इधर देखो आभासी होगी, ठीक है, आभासी के साथ साथ सीधा भी होगा, ठीक है, और जो हमारा स्थिति होगा वो होगा फोकस पर ही बनेगा, ये देखो फोकस पर। उसके बाद आकार हमारा होगा वो होगा बिंदु के आकार का, ठीक, बिंदु के आकार का, हाँ। इतना था हमारा पहला उत्तल दर्पण में। अब हमारे उत्तल दर्पण का जो दूसरा है वो कैसा है, ठीक है, वो देखते हैं। उत्तल दर्पण में है कि जब वस्तु ध्रुव व अनंत के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव व अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो, ठीक है। तो पहले ऐसे बनाएंगे अवतल, उत्तल का ऐसे है चित्र, ठीक, ऐसे बनाएंगे, एक अच्छी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है, इतना करेंगे। उसके बाद हम ध्रुव और अनंत के बीच, ठीक, कह रहा है तो ध्रुव और अनंत के बीच यहीं पे रख दे रहे हैं, यहाँ हमारा अनंत होगा, इसके बीच यहीं ऐसे रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा इधर हो जाएगा, हाँ, समांतर जाएगा तो फोकस से होकर आएगा, समांतर जाएगा तो फोकस से होकर आएगा, फिर हम फोकस से लाएंगे, फोकस से लाएंगे तो समांतर होगा, तो फोकस से जाएगा, फिर फोकस से लाएंगे तो समांतर होगा, ठीक है। फोकस से लाएंगे तो समांतर होगा, हमने समांतर लाया तो फोकस पे गया, फोकस से ले गया तो समांतर गया, ठीक। तो हमारा जो चित्र है वो यहीं पे बन रहा है, हाँ, ठीक। ये होगा हमारा ए डैश, ये होगा हमारा बी डैश, ठीक, और ये हमारा वस्तु ए बी था ही यहाँ पे, ठीक। तो अब इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, स्थिति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, ये हमें इतना अगर हम ये जान रहे हैं तो ये भी जान जाएंगे, स्थिति और आकार। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा, आभासी बनेगा, ये देखो आभासी रूप से मिला है, तो आभासी के साथ साथ हमें कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा, आभासी व सीधा, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, स्थिति हमारी कैसी होगी, P/F पर, ठीक, P/F पर। उसके बाद आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है ना, ये हमारा वस्तु है और ये छोटा है, वस्तु से छोटा। अब हमारी अगली टॉपिक है, अगली टॉपिक है हमारी आवर्धन। पहले हम जानेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक, उत्तल अवतल दर्पण के हम क्या जानेंगे, उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक। तो जो हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग बाजारों व गलियों में लगे लैंपों में किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग बाजारों व गलियों में लगे लैंपों में होता है। और उसके बाद में उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रकों, बसों या मोटर कारों में ड्राइवर के पास लगाया जाता है, जिससे पीछे की वस्तु को देखा जा सके, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कारों में, बसों में, ट्रकों में लगाया जाता है, जिससे पीछे की वस्तु साफ दिखाई दे। उसके बाद इस दर्पण का उपयोग जो है वो गलियों में लगे लैंपों, इन सब में भी होता है, ठीक है, और बाजारों में भी उपयोग होता है। और जो हमारे अवतल दर्पण का उपयोग होगा वो होगा, इस दर्पण का उपयोग जो है वो डॉक्टर करते हैं। अगर हमें आँख, नाक, कान किसी चीज़ का जांच करना है तो उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। आँख, नाक, कान किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो डॉक्टर करता है, क्योंकि अवतल दर्पण में अगर हमें कोई छोटी से छोटी चीज़ है और अगर हम अवतल दर्पण से देखेंगे तो हमें बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग टेबल और लैंपों में किया जाता है। इस दर्पण का उपयोग नाई जो है वो हजामत बनाने में करता है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है आवर्धन। क्या है आवर्धन, मैग्निफिकेशन हमारा होता क्या है, आवर्धन। आवर्धन एक हमारा ये दर्पण में आया है और एक हमारा लेंस में भी आवर्धन आएगा, ठीक है। आवर्धन कहते किसे हैं, ठीक। तो आवर्धन दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लंबाई हमारी, ठीक, लंबाई हमारी O हो तो रेखीय आवर्धन m बराबर, तो हमारा जो m बराबर रेखीय आवर्धन इसको मैग्निफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो m बराबर जो हमारा सूत्र होगा वो होगा I/O। अगर इसमें दूरी भी मिला लिया जाए तो अगर हमें सिर्फ हमारा प्रतिबिंब और वस्तु की बात करेगा तो हम लेंगे m बराबर I/O। अगर हमारी दूरी की भी बात करेगी तो हम लेंगे V/U, ठीक, ये लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आवर्धन। अब हमारा जो है वो हमारे जो परावर्तन में है, अभी तक हमने परावर्तन का सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हमारा जो चिन्ह परिपाटी है वो और दर्पण का सूत्र, ठीक है, और आंकिक प्रश्न, ये हम अगले वाले में लगवाएंगे आप लोगों को, ठीक है, अगले वाले में लगवाएंगे। उसके बाद में अपवर्तन के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें
उसके बाद में कमेंट करें। अगर आप लोगों को ये चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर नहीं समझ में आया है तो हमें बताएं, या अभी तक हमने जो प्रतिबिंब बनवाया है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनाना ये नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी। ठीक है, थैंक यू।